दवाइयाँ नहीं खाना। सिंथेटिक दवाइयों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं सभी रोगों के लिए नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन। इनमें ऐसे ऐसे औषधियाँ हैं, मस्तिष्क के लिए तो सिंथेटिक वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। लीवर के लिए, किडनी के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, क्या अप्रतिम औषधियाँ हैं। वो जो देते हैं ना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के लिए, वो नशे की दवाइयाँ होती हैं। अल्टीमेटली सुन्न करने वाली दिमाग को, सो जाते हैं आप, घर से चढ़ा रहता है। जी डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे कि अब ब्रेन फंक्शन के लिए जो ब्रेन की अपनी अपनी बीमारियां हैं उनमें कौन कौन सी दिक्कत आती हैं और कैसे सिंथेटिक वर्ड की दवाएं उनको ठीक करने का क्लेम करती हैं और उसकी वजह से स्वामी जी कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट आ जाते हैं। और फिर स्वामी जी देखेंगे हम कंपेरेटिव में उन्हीं पाथवेज को यूज़ करके, उन्हीं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को यूज़ करके, उन्हीं को ट्वीक करके, उनको ही रेगुलेट करके स्वामी जी कैसे नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेधावटी और मेमोरी ग्रिड काम करती हैं और जो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों के काम करने के तौर तरीके हैं स्वामी जी, उनकी सिर्फ उस वाले पाथवे को मॉड्यूलेट करते हैं जिनसे बीमारी पे राहत मिलती हो, उस पे काबू पाया जा सकता है और उनसे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और इनसे वो पूरा का पूरा 100% जो नेचुरल पाथवे वो अच्छा हो जाता है। हाँ समझी। तो इससे स्थायी लाभ मिलता है। हाँ, सस्टेनेबल बेनिफिट। तो समझी सिम्टम्स के अलावा सिस्टम भी ठीक करने का जो पूरा काम है वो समझी यही औषधियाँ करती हैं। तो थोड़ा समझिए हम अभी ब्रेन के बारे में हल्का सा समझेंगे, उसकी फंक्शनलिटी देखेंगे और एजिंग की वजह से जो ब्रेन पे इम्पैक्ट आता है समझी वो देखेंगे। न्यूरो डिजनरेशन के बारे में बात करेंगे। न्यूरो मतलब ब्रेन के जो भी कंपोनेंट हैं वो, और डिजनरेशन मतलब उनके अंदर की तोड़फोड़, उम्र के साथ साथ समझिए उनका जो वियर एंड टियर है वो, तो उसके बारे में देखेंगे। और आयुर्वेद एंड होलिस्टिक हेल्थ की इस यात्रा को जारी रखते हुए आज बात करेंगे मेधावटी और मेमोरी ग्रिड के ऊपर। तो समझिए अगर हम बात करें कि ये जो औषधियाँ हैं ये ब्रेन पे काम करती हैं और ये जो ब्रेन के हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं, ब्रेन के अलग अलग अपने लोब्स हैं, मतलब अगर आप ब्रेन को बाहर निकाल के देखें तो आपको ऐसा दिखाई देता है। ये एक स्कीमेटिक है जहाँ समझिए हर एक ऑर्गन के हिस्से के अपने अपने बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारे सोचने की क्षमता, हमारे मेमोरी की क्षमता, हमारे डिसीजन लेने की क्षमता, हम किस तरफ से क्या पढ़ेंगे, हमारा ओरिएंटेशन क्या रहेगा, हम क्या देख के क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे, वो सब काम समझिए इसी ब्रेन के अंदर होता है। जो हमारे 6 के 6 सेंसेस हैं वो उसी ब्रेन को फीड करते हैं और वो फिर समझिए इसको प्रोसेस करता है। तो एक तरीके से एक कंप्यूटर का जो CPU होता है समझिए वो वाला काम ये हमारा ब्रेन करता है। तो अब ये जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है ये तो अपनी जगह क्रिटिकल है ही है। तो अगर आप ये देखें कि जो एजिंग के दौरान क्या होता है स्वामी जी, तो एक छोटा सा स्कीमेटिक है जिसको यूज़ किया हुआ है, एक वृक्ष को दिखाया है ब्रेन के तौर पे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं स्वामी जी, ये अच्छा खासा नॉर्मल नेचुरल ब्रेन है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है स्वामी जी उसके अंदर डिजनरेशन होते हैं। जैसे कि पौधों में पतझड़ होती है स्वामी जी, वैसा ही ब्रेन के अंदर सेल्स मरने टूट फूट होने लगती है स्वामी जी। तो लेकिन वृक्षों के साथ तो यह है कि एक बार पतझड़ हो जाए तो दोबारा से वसंत आ जाता है, दोबारा कोपल आ जाती है। ब्रेन के साथ स्वामी जी वो वसंत बहुत कम आ पाता है। तो वो जो पतझड़ के बाद का वसंत है उसको वापस लाना ही स्वामी जी सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और हमने देखा कि जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो स्वामी जी उस वसंत को इंड्यूस कर सकती हैं, मतलब एक रिकवरी हम अच्छी दिखाई देती है, एक रीजनरेशन। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिजुविनेट करना, किडनी के नेफ्रॉन्स को रिजुविनेट करना, हार्ट सेल्स को रिजुविनेट करना, और ये भी आयुर्वेद से हमने करके दिखाया। हाँ समझिए, और वो रिजुविनेशन बहुत ज़बरदस्त वाले हैं। वो सेल्स के रिजुविनेशन के साथ साथ जो पूरी फंक्शनैलिटी है, जो बिहेवियर समझिए उसको भी उतना ही अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि एजिंग के बारे में क्या क्या सिचुएशन है, जैसे जैसे समझिए उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के सब अंग बूढ़े तो होते हैं, ब्रेन भी उसी के साथ साथ बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और एजिंग की वजह से समझिए ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बीमारियां ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। उसका जो एक कारक है, जो बड़े बड़े जो समझिए उसका पूरा इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि एक तो उम्र बढ़ ही रही है, उस उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस बढ़ती जाती है, जिसको समझिए हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर पूरा बायोलॉजिकल इवेंट्स होती हैं, जो सिग्नलिंग होती हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। और जो टीलोमेयर्स हैं, क्रोमोसोम्स के समझिए जो एक हिस्से होते हैं वो भी छोटे होने लगते हैं, न्यूरोनल चेंजेस आने लगते हैं, केमिकल चेंजेस इंड्यूस होते हैं और वो फिर समझिए कॉग्निटिव चेंजेस
चेंजेस में आ जाते हैं, मतलब जो हमारा बिहेवियर समझिए उसकी वजह से इम्पैक्ट होने लगता है। तो लोग बोलते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद ये लोग सठिया गए हैं, तो वो जो समझिए जो कीवर्ड है सठियाने वाला, वो एक्चुअली एजिंग के साथ लिंक होता है। लोगों की सोच और उसकी प्रोसेसिंग की क्षमता कम होने लगती है, डिसीजन स्वामी जी ले नहीं पाते हैं, और तब बहुत कुछ भ्रम की कंडीशन में रहते हैं, और तब स्वामी जी वो ऐसा लगता है कि एजिंग की वजह से जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट आने लगते हैं। तो वो जो काम नॉर्मली अपने घर में करते हैं उसको काम करने की गति कम हो जाती है, उसको काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। और अगर एक अच्छी बात ये है कि अगर उनको स्वामी जी टाइम दिया जाए तो वो काम वो ठीक कर लेते हैं, मतलब काम खराब नहीं करते, बस काम करने का तरीका स्वामी जी चेंज हो जाता है। तो वो जो प्रोसेसिंग है वो ये है कि ब्रेन की सेल की सिग्नलिंग एक के साथ दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है जिसको सिनैप्स कहते हैं स्वामी जी, वो चेंज होने लगती है। और जो सिनैप्टिक वेलोसिटी है और सिनैप्टिक वेलोसिटी है कि मतलब किस रेट से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे में जाएगी वो, और जो जब जाएगी तो कितने अच्छे से पकड़ के रखेगी वो स्वामी जी दोनों चेंज होने लगते हैं, और वो उसकी वजह से स्वामी जी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम देखें उम्र के साथ साथ ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे होते हैं, मतलब जो नेचर ने बनाया है, ब्रेन भगवान ने जो बनाया है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है स्वामी जी इसमें क्या क्या होना शुरू हो जाता है। अब एक बात और भी है कि ये जो ब्रेन सेल है स्वामी जी, ये बिल्कुल बिजली की तार की तरह आपने समझिए, इनके थ्रू करंट बहता है, लिटरली करंट बहता है स्वामी जी। और वो जो करंट है वो आपस में एक दूसरे से क्रॉस ना हो, तो उसके लिए नेचर ने उनके ऊपर एक रबर की जैसे खोल होती है हमारे बिजली के तारों पे, ऐसी स्वामी जी एक शीट लगाई होती है, एक सीट लगाई होती है जिसको माइलिन शीट कहते हैं। अब वो जो माइलिन शीट है वो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे से मिक्स होने से रोकती है। जैसे स्वामी जी हमारे घर में एक पाइप के अंदर 15-20 बिजली के तार जा रहे हैं, सब में अपनी अपनी करंट है, आपस में वो मिक्स नहीं होते, क्योंकि उसके ऊपर स्वामी जी एक रबर की कोटिंग है, एक प्लास्टिक की कोटिंग है। ब्रेन के अंदर जो ऐसी कोटिंग है, उस जो माइलिन शीथ है स्वामी जी, अगर वो डीमाइलेट होनी शुरू हो जाए, जो एजिंग की वजह से होता है, तो स्वामी जी ब्रेन की इन तारों के बीच में शॉर्ट सर्किट होने शुरू हो जाते हैं, फंक्शनलिटी खराब हो जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए थी वो भी स्वामी जी डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होनी शुरू हो जाती है। और ये फिर स्वामी जी बीमारियों को जन्म देते हैं, और फिर इसकी वजह से अलग अलग टाइप के स्वामी जी सिचुएशन बननी शुरू हो जाती हैं। अब आप ये देखें, जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये एक न्यूरॉन है जो दूसरे न्यूरॉन से हाथ मिला रहा है, दोस्ती कर रहा है। और ये जो स्वामी जी हाथ मिलाने वाला काम है इसको हम सिनैप्स कहते हैं, जो एक कनेक्टिविटी का काम करता है। ये सिनैप्स की पावर तय करती है कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। और स्वामी जी एक न्यूरॉन दूसरे से जो बात करता है तो बीच में केमिकल सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं, और उन केमिकल सिग्नल्स को स्वामी जी हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं यही स्वामी जी ब्रेन फंक्शनलिटी की करेंसी है। जैसे स्वामी जी हमारे देश में रुपया चलता है, हम 1 रुपये से उस नोट से दुनिया भर की चीज़ें खरीद सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो एक तरीके से स्वामी जी हमारे देश की एक ऐसी मुद्रा है जो देश को चलाती है। स्वामी जी ब्रेन के अंदर वो करेंसी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक न्यूरॉन दूसरे से उसी का आदान प्रदान करके एक सिग्नल को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर ठीक तरीके से काम ना कर रहे हों या इनका स्टेबिलिटी खराब हो जाए तो वो भी स्वामी जी एक ब्रेन फंक्शन को खराब करने का काम करता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर स्वामी जी 4 बड़े बड़े न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। डोपामीन उनमें से एक है, एसिटाइलकोलिन उसमें से एक है। और स्वामी जी डोपामीन जैसे उसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, उसका लेवल अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हम खुश रहते हैं, और अगर वही कम हो जाए तो स्वामी जी उसकी वजह से डिप्रेशन जैसी हालत बन जाती है। तो जो ब्रेन की बीमारियां हैं वो इन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से ड्राइव होती हैं, और यही मॉलिक्यूल तय करते हैं कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे काम करता है। और स्वामी जी जब न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो ब्रेन की एनाटॉमी में भी चेंज हो जाता है। स्वामी जी अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, जो डार्क ब्लैक कलर का वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन की टीएस है जो हेल्दी वाली है। और जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये वो वाली ब्रेन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस एज की वजह से इंड्यूस हुए हैं। तो स्वामी जी अब देखिए जो नेचुरल तरीका है वो भी स्वामी जी कम हो जाता है, ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, और न्यूरॉन्स की जो कनेक्टिविटी स्वामी जी वो भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी वाली बातें हैं। अब आप देखेंगे जो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ब्रेन के अंदर होती हैं। हम जी कईयों के नाम तो सब लोग जानते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बीमारियां ना होती भी ब्रेन से लिंक्ड हैं। जैसे हम जब बात करें पैरालिसिस की, तो वो पूरे शरीर में जैसे सुन्न हो जाते हैं कि एक लकवा पड़ जाता है, तो वो भी स्वामी जी सीएनएस की प्रॉब्लम है। क्योंकि ब्रेन जो सिग्नल दे रहा होता है अपने नर्व्स के थ्रू मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को, स्वामी जी वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ब्रेक हो जाता है और मसल्स तक वो सिग्नल पहुँच नहीं पाता। तो ब्रेन चाहता तो है पर मसल्स हिल नहीं पाती स्वामी जी, वो ही पैरालिसिस जैसी हालत
हालत बन जाती है। एक समझिए एल्जाइमर्स है जो भूलने वाली बीमारी है, एपिलेप्सी है जिसको मिर्गी कहते हैं, स्ट्रोक है वो तो समझिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के इश्यू की वजह से होती है, कहीं ब्रेन के अंदर थक्का जम जाता है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रोक जैसी हालत आ जाती है और समझिए पूरे बॉडी के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। माइग्रेन भी समझिए इसी की बीमारी है, पार्किंसंस इसी की बीमारी है और ब्रेन ट्यूमर तो समझिए है ही है, जहाँ कैंसर के ट्यूमर भी ब्रेन के अंदर जाके अपना घर बना लेते हैं। तो अब आप देखें इनकी जो बीमारियां हैं इनके अपने अपने मॉलिक्यूलर रीज़न क्या हैं, तो हम थोड़ा इस पे आज फोकस करेंगे क्योंकि यही पाथ है जो ब्रेन की बीमारियों के को ड्राइव करते हैं और समझिए यही पाथवे हैं जिसको मेधावटी और मेमोरी ग्रिड ठीक करते हैं। तो समझिए फंक्शनैलिटी की बात है कि एक सेलुलर लेवल पर, एक बायोकेमिकल लेवल पर और एक सेल सिग्नलिंग के लेवल पर दवाइयाँ कैसे काम करती हैं समझिए ये हम अच्छे से दिखाई देता है। तो एल्जाइमर डिजीज़ में समझिए टाउ प्रोटीन्स हैं, टाउ हैं जो हर घर में अच्छे होने चाहिए, पर अगर ताऊ ब्रेन के अंदर जमा हो जाते हैं तो समझिए मामला खराब हो जाता है और जब बहुत सारे ताऊ जमा हो जाते हैं तो समझिए दिक्कत और बढ़ जाती है। तो ये जो ताऊ प्रोटीन्स हैं इन प्रोटीन्स का ज़्यादा होना समझिए एग्रीगेशन का कारण बनता है और जहाँ वो इकट्ठे होते हैं वो वाले ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं और वो न्यूरो डिजेनरेशन का कारण बनता है, ब्रेन सेल्स खत्म हो जाते हैं तो समझिए मेमोरी भी खत्म होनी शुरू हो जाती है और वो शुरुआत होती है एल्जाइमर डिजीज़ की। जो छोटी छोटी बातें समझिए लोग जल्दी भूलने लगते हैं। समझिए इस भूलने के बारे में भी दो बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है। समझिए हमारी मेमोरी भी दो टाइप की है, एक तो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हम सीखते हैं, जो समझते हैं, कुछ चीज़ समझिए हम थोड़ी देर के लिए ही समझना चाहते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास अभी कोई OTP आता है फ़ोन में, तो OTP जब तक हम देखते हैं और जब उसे टाइप कर देते हैं जहाँ हमें देना होता है उसके तुरंत बाद उसे हम भूल जाते हैं क्योंकि ब्रेन को उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो समझिए शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी की अपनी बेनिफिट भी है क्योंकि सब कुछ याद रखेंगे तो ब्रेन भी थक जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ हैं जैसे समझिए हमारे बचपन की यादें हैं वो हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे विविध तरीके से याद रहती हैं और जो कल परसों की हैं वो थोड़ी सी कम याद रहती हैं। तो ब्रेन इन एक इन्फॉर्मेशन को बहुत अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है और कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी याद रहती है। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें कल परसों तरसों क्या खाया पिया था, किससे मिले थे, पर ये बता देते हैं जब मैं क्लास 1 में था, क्लास 2 में था तो मेरी क्लास टीचर ये करते थे, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता था, मैं खिड़की से कूद के क्लास से कैसे भागता था, वो सब याद रहता है समझिए, पर 1 हफ्ते पुरानी वाली बात याद नहीं रह पाती। तो ये जो स्मृति लोप है, स्मृति भ्रंश है, ये समझिए दोनों सिचुएशन भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी, उसकी जो सिग्नलिंग का प्रोसेस समझिए वो भी अलग टाइप का है। पार्किंसन डिजीज में समझिए थोड़ा अलग टाइप का बन जाता है, उसके अंदर जो कारण है वो थोड़े अलग हैं। सिन न्यूक्लिन नाम की प्रोटीन है, उनकी सिग्नलिंग चेंज हो जाती है और समझिए स्ट्रोक के दौरान क्लॉट बन जाता है, वो भी समझिए एक अलग बीमारी को जन्म। लेकिन एक खास बात है, चाहे वो स्ट्रोक की बीमारी हो, पार्किंसंस हो, अल्जाइमर हो, डिमेंशिया हो, ऑटिज्म हो, इन सब में मेधावटी और मेमोरी ग्रिड मेधाक्वाथ का समान रूप से लाभ है। समझिए ये बड़ा अच्छा, बिल्कुल समझिए, मैंने बोला है तो हमारे नीरज जी तो 40 साल से प्रयोग कर रहे हैं। तो समझिए कौच की बीज के भी अपनी कैपेबिलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। पर समझिए अब देखें जो सिंथेटिक बर्ड की दवाई हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, वो एल्जाइमर डिजीज़ पे कैसे काम करती हैं। तो समझिए वो जो दवाइयां हैं उनके काम करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि जो एसिटाइल कोलेस्ट्रेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करती हैं और दूसरा समझिए ग्लूटामेट रिसेप्टर को भी इनहिबिट करती हैं और यही 2 पाथवे हैं जिसके आधार पर वो दवाई देने का काम किया जाता है। पर समझिए ये जो पाथवे हैं ये हमारे बॉडी के बहुत क्रिटिकल पाथवे हैं, तो बीमारी को ठीक करने का तो काम करेंगे पर जो और फंक्शन है समझिए वो भी इनकी वजह से खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे समझिए अब ये समझें कि अगर हमारे घर में कहीं से पानी आ रहा है, मतलब जो पीने का पानी आता है उसमें कुछ किसी एक टैप में दिक्कत हो जाए तो आप उस टैप को चेंज कर सकते हैं, उस नल को बदल सकते हैं। पर समझिए पूरे घर के पानी को बंद कर दें तो हो सकता है वो टैप में से पानी ना टपके पर पूरे घर में भी पानी की दिक्कत बढ़ जाती है। तो समझिए वही बात यही होती है कि जो ब्रेन फंक्शन के बारे में जो दवाइयाँ होती हैं वो फोकस तरीके से उतना काम नहीं कर पाती, उनके डिफ्यूज इफेक्ट रहते हैं और समझिए उनके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखें समझिए स्क्रीन पर ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर के जो पाथवे की दवाइयाँ हैं, जिनमें एक बड़ी दवाई है डोनेप्रिजिल जो बहुत ज़्यादा दी जाती है। समझिए वो जो दवाइयाँ हैं इनके नोन साइड इफेक्ट क्या हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और समझिए जो लॉन्ग टर्म वाले इफेक्ट हैं वो हेडेक है, सिनकोप है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, सीजर्स हैं, समझिए लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं, ट्रेमर्स आ जाते हैं, हाथ पांव हिलते रहते हैं और समझिए फटीक रहती है, हाथ पैर में दर्द रहता है, इंसोम्निया रहता है, रात में उनको नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं वो इन
इन पूरे सिस्टम को भी इंड्यूस करने का काम करने लगती हैं। अब ये जो इस सिचुएशन में देखें तो हम जी, जो दूसरी दवा है जो मैं आपको बता रहा था, ग्लूटामेट एक इनहिबिटर्स, जो लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और उनके भी बड़े बड़े मार्केट हैं, स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा ये दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों के कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन से रहे? डिजीनेस, मतलब सिर चकराता रहता है, चक्कर आते रहते हैं और लगता है कि कहीं सब कुछ गोल गोल घूम घूम रहा है, सिर में दर्द रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों में कुछ भी एक हो सकता है, दर्द बने रहते हैं, वजन अचानक से बढ़ जाता है, थकान वाली फीलिंग रहती है और ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगती हैं जो रियल नहीं होती। तो स्वामी जी बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, हमसे कोई कुछ कह रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है जो नहीं है। ये सब स्वामी जी इसके नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये स्वामी जी पूरी उन दवाइयों की लिस्ट है जो मल्टी बिलियन डॉलर्स की पूरे दुनिया में बिकती हैं। इनके अलग अलग क्लासेस हैं। और स्वामी जी जो मैं आप लेफ्ट में देख रहे हैं एल-डोपा, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये सिंथेटिक वर्ड में दवा दी जाती है, इसको सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। पर स्वामी जी इसका प्रीकर्सर, इसका केमिकल प्रीकर्सर नेचर ने ऑलरेडी कांच के बीज में पैक किया हुआ है। तो समझिए वो जो दवा है कि कांच के बीज के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो एल-डोपा के लेवल को बढ़ा सकती है। उसका विकल्प है, स्वस्थ विकल्प है स्वामी जी, और डोपामीन का बेसल लेवल इसमें बढ़ जाता है। तो स्वामी जी कांच के बीज के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है। अब हम इस पर भी काम करेंगे। इसके स्वामी जी हम अपने अलग टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स बनाएंगे जो पाउडर तो अभी दे ही रहे हैं। हाँ स्वामी, पाउडर दे ही रहे हैं स्वामी जी, और भी चीज़ों में कांच यूज़ किया जा रहा है। पर अब ब्रेन फंक्शंस में, स्पेशली पार्किंसंस में स्वामी जी इसका इस्तेमाल हम लोग करना शुरू करेंगे। और बाकी आप देखें इतनी सारी ये दवाइयाँ हैं, इन सब के वही एडवर्स इफेक्ट जो मैं आपको बता रहा था। और इन एडवर्स इफेक्ट स्वामी जी कैसे निकलेंगे वो भी एक क्रिटिकल बात है। वो स्वामी जी हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं, जो एलोपैथिक सिस्टम की दवाइयाँ हैं वो सिम्टम्स को मैनेज कर रही हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर निकलने में स्वामी दिक्कत आती है, उनके लंबे साइड इफेक्ट रहते हैं, लंबे कॉस्ट रहते हैं और पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन रहते हैं। और इसके कंपैरिजन में आप देखें ये दो औषधियाँ जो हैं रखी हुई हैं, मेमोरी ग्रिड और मेधाबटी, ये कैसे काम करती हैं? ये लगभग उसी ही सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, उन्हीं पाथवे को रेगुलेट करती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं जो मेमोरी को सपोर्ट करती हैं, हमारे फोकस को बढ़ाती हैं, ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को हैप्पी रखती हैं। और जो बात है सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम के जो अपने पाथ हैं उनको ठीक रखती हैं, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आती हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बहुत सूटेबल मानी जाती हैं। तो अगर हम ये देखें, आज हम बात करेंगे इसलिए वेरी क्विकली मेधाबटी के बारे में, और जो हमने एक्सपेरिमेंट इसके साथ किए हैं, हमने कुछ पहले यहाँ बात की है, पर उसके बारे में आज हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे कि इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक ड्रग्स ये दवा कैसे काम करती है। तो आप देखें इसका हम डिटेल केमिस्ट्री ऑफ कोर्स जैसे हर बार एक एक मेडिसिन का करते हैं सर, वो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि HPLC को यूज़ करके हम देखते हैं कि नेचुरली पैक कौन कौन सी कंपाउंड इन पौधों के अंदर हैं जिनसे मेधाबटी बनाई गई है, और वो हमें साफ यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि कितने हैं और किस किस मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध है। अब आप देखिए हमने इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया बहुत सिंपल था। एनिमल्स के अंदर काम किया, चूहों की मेमोरी थोड़ी सी ख़राब की, एक न्यूरोटॉक्सिन इसको बोलते हैं, स्कोपोलामिन, वो दिया और देखा कि 30 दिन के अंदर उन चूहों के अंदर अपनी डिसीजन लेने की क्षमता, उनका बिहेवियर कैसे ख़राब हुआ। और एक तरीके से ये एक मेमोरी इम्पेयरमेंट का एक बड़ा अच्छा सा मॉडल तैयार हो जाता है। इसको हम एनिमल्स में इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद ये एनिमल्स अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हम इनका बिहेवियर चेक करते हैं, इनकी लर्निंग मेमोरी चेक करते हैं और देखते हैं कि अगर इनको हम दें मेधाबटी तो इनका प्रोफाइल कैसा हो जाएगा। तो एक लंबा एक्सपेरिमेंट था, एक बड़ी स्टडी थी, पर आउटपुट इसके बहुत जोरदार थे। तो हमने ये देखा कि स्कोपोलामिन को देने के बाद वो जो टाउ प्रोटीन वाला पाथवे है वो मॉडिफाई होता है, अलग तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, एपोप्टोसिस उन सेल्स में होने लगती है जिनमें नहीं होनी चाहिए, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी डिसफंक्शन आना शुरू हो जाता है। तो वो जो ब्रेन सेल्स को एट्रोफी, मतलब सेल्स का वक्त से पहले मरना, वो होना जब शुरू हो जाए स्कोपोलामिन की वजह से, तो ब्रेन फंक्शन खराब हो जाते हैं और मेमोरी इम्पेयरमेंट या फिर एल्जाइमर का एक अच्छा सा मॉडल तैयार हो जाता है। हमने जो एक्सपेरिमेंट किए बहुत सिंपल थे, पर आप जो देखें वो ये किए एनिमल्स की स्विमिंग कैपेबिलिटी के बारे में है। ये जो आप पाथ बना देख रहे हैं, जो आपको रस्सी जैसा लग रहा है दिखने में, ये इन एनिमल्स की अपनी वॉकिंग स्पीड्स है, स्विमिंग स्पीड्स हैं। एक बड़े से बर्तन के अंदर, एक बड़े टब के अंदर आप उनको स्विम करा रहे हैं। तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं जिसको हम नॉर्मल कंट्रोल NC एनिमल्स कह रहे हैं, ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनके अंदर कोई बीमारी इंड्यूस नहीं की थी, और इनको जब आप एक टास्क दे रहे हैं तो ये लगभग
आप देखेंगे 30 सेकंड में उस टास्क को पूरा कर लेते हैं, और ये जो उनका पाथ है वो आपको इस लाइन के तौर पर दिखाई दे रहा है। उसके बगल में जो डीसी लिखा हुआ है, जो डिजीज़ कंट्रोल एनिमल्स हैं, जिनके अंदर हमने बीमारी इंड्यूस की हुई है, तो आप देखिए लगभग 1 मिनट तक वो लोग घूम रहे हैं, फिर भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इन ये स्विम कर रहे हैं उस टब के अंदर और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि इनका ब्रेन फंक्शन अब थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया है, मेमोरी इनकी कम हो गई है, और जो टास्क पूरे करने की कैपेबिलिटी है वो भी कम होती जा रही है। अब इसके बिल्कुल आप राइट हैंड साइड में देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ DMB थेरेपेटिक डोज, मतलब दिव्य मेधा बटी की थेरेपेटिक डोज जो दी गई थी। अब देखिए जो टाइम लग रहा था 1 मिनट के लगभग डिजीज एनिमल को, वो मेधा बटी के डोजिंग की वजह से वो काम 23 सेकंड में भी होने लगता है। कि मतलब जो लर्निंग की कैपेबिलिटी है वो इन एनिमल्स की मेधा बटी के ट्रीटमेंट की वजह से बढ़िया हो जाती है, और ये बढ़िया एक्टिविटी है। आप उसको फिर क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितना सेकंड किस काम पे लग रहे हैं, और पूरे ग्रुप में जो 10-10 एनिमल है उन सब का बिहेवियर कैसा है, और ये बताता है क्वांटिफिकेशन कि हाँ, जो स्कोपोलामाइन की वजह से कॉग्निटिव डिसफंक्शंस आ रहे थे उनको हम ठीक कर पाते हैं जब उनको मेधा बटी देते हैं तो। और उसके बाद इनकी स्विमिंग स्पीड कितनी है, इनका बिहेवियर कैसा है, एक ट्रायल्स को कितने मिनट में पार कर रहे हैं, ये सब अलग अलग पैरामीटर्स हैं। पर बेसिकली ये बात इतनी सी है कि जो हमारी लर्निंग मेमोरी का काम है, जो मेमोरी डिसफंक्शन का इश्यूज़ हैं, जो कॉग्निटिव डिक्लाइंस हैं, उनको हम मेधा बटी से ठीक कर सकते हैं। तो सिंथेटिक वर्ड की दवाएं जहाँ काम करती हैं, जो एस्टाइल को कुंजेम ए और जो आपका एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज है, उसकी एक्टिविटी की जो बात होती है, हमने वो भी देखा कि इन एनिमल के अंदर इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई थी, जो बता रही थी कि एस्टाइल कोलिन का लेवल भी इसकी वजह से कम हो जाता है। वो बढ़ा हुआ लेवल आप देखिए मेधा बटी के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है, जो मैं बताता है कि जिस पाथवे से सिंथेटिक वर्ड की ड्रग्स भी काम कर रही हैं, हम उन्हीं पाथवे को इस्तेमाल करके एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, और जो डीजनरेशन की बात है उससे हम बाहर आ सकते हैं। और इसको फिर हम लेके आगे गए, हमने ब्रेन के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी भी करके देखा, और देखा कि जो ब्रेन के सेल्स खराब हो रहे थे, डीजनरेट हो रहे थे, उनके अंदर भी हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली जब हमने मेधा बटी का वहाँ पे इस्तेमाल किया था। ये डेटा हम पहले एक बार पास में बात किए हुए हैं, पर जो अच्छा वाला डेटा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ब्रेन सेल्स के ऊपर। हमने ह्यूमन ब्रेन सेल्स को अपनी लेबोरेटरी में ग्रो किया, और आप जो देख रहे हैं इनके दोनों तरफ जो ट्री जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो जड़ जैसा दिखाई दे रहा है, वो उसके न्यूराइट्स हैं। वो बेसिकली जो ब्रेन सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये वो वाले आर्म्स हैं। तो जब आप इन्हें इंड्यूस करते हैं एक न्यूरोटॉक्सिक से, तो ये जो लेंथ है इन आर्म्स की ये कम हो जाती है। वो ये बताती है कि ये सेल्स किस तरीके से उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, और जब आप उसको ट्रीट करते हैं वापस मेधा बटी से, तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से रीजनरेशन देखने को मिलता है। और वो डेटा यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ आपको येलो कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो न्यूराइट्स हैं। और राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं कि जो न्यूराइट्स कम हो गए हैं स्कोपोलामाइन की वजह से, जो बता रहे हैं कि इनकी लेंथ कम हो गई, इनकी वायबिलिटी कम हो गई। पर लेकिन जब आप ट्रीट कर रहे हैं इनको मेधा बटी से, तो आप देखेंगे इनकी लेंथ वापस नॉर्मल हो गई, एक हमें रीग्रोथ देखने को मिली, एक रीजनरेशन देखने को मिला, जो एक बड़ी वाली बात थी कि हम नर्व सेल्स का भी रीजनरेशन बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं। और ये जो फाइंडिंग्स हैं इसको आप अलग तरीके से क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूलर रीजन देख सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को पहचान सकते हैं, और देखते हैं कि ये दवा किस तरीके से काम कर रही है। इस फाइंडिंग को लेकर सर पूरे कलेक्टिवली लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, और हमने बताया कि जो न्यूरो साइंस के मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग्स हैं, जिस तरीके से सिंथेटिक वर्ड की दवाएं काम करती हैं, लगभग वैसा ही मैचिंग रिस्पॉन्स हमें मेधा बटी को देखने को मिलता है, जहाँ बगैर कोई एडवर्स इफेक्ट के हम ब्रेन फंक्शन को ठीक कर पाते हैं। और जो भी पाथवे एक सिंथेटिक वर्ड की दवाएं लेती हैं, लगभग उन्हीं पाथवे को मॉड्यूलेट करते हुए बगैर किसी दुष्प्रभाव के हम ब्रेन फंक्शन को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख पाते हैं। तो ये सर एक बड़ी वाली बात है कि कैसे हम कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे भी देख पाते हैं कि दवाएं कैसे काम कर रही हैं, और जो उनकी मोड ऑफ एक्शन की बात है, एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, वो हमारे साइंटिफिक फैटर्निटी में बहुत अच्छे से पहचानी जा रही है, कबूल की जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है। और हमारे जितने भी साइंटिफिक फ्रेंड्स हैं जो हमारे इसी फ्लो में काम करते हैं, इसी ही तरीके से काम करते हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत हैरान अचंभित हैं कि किस तरीके से हम फंक्शनैलिटी के साथ देख पा रहे हैं कि दवाइयाँ काम कैसे कर रही हैं, और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट हमें दे रही हैं।